हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो तुम लोग को क्या लगा था कि नहीं आएंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम लोग भी वही हो भाई। मांझी बन जाओ मांझी, क्योंकि मांझी बनना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो मांझी बन जाता है एक बार, वो सब कुछ केयर कर लेता है ना। जैसे कि मांझी ने जब अपने फैमिली के लिए इतना कुछ कर सका, तो भाई आपको तो खुद के लिए करना है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? बताओ जरा। कर सकते हो ना? आप लोग को पता होगा कि आप सभी को हम लोग जो है कि फ्री कंटेंट दे रहे हैं। यूट्यूब पर एक आपका चैनल है जिसका नाम है ग्रोथस अकादमी, उस पर, और इस पर बेहतरीन टीचर जो है बेहतरीन तरीके से अपने अपने कंटेंट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दे रहे हैं सभी को, चाहे वो हिंदी के मैम हों, चाहे वो मैथ के टीचर्स हों, चाहे वो साइंस के टीचर्स हों, चाहे वो आपके जो भी टीचर्स हैं, ऑल टीचर्स सब लोग बेहतरीन तरीके से अपने क्लास को यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों के सामने। वो इस तरीके से दे रहे हैं कि आप लोग अगर कितना भी अगर पढ़ने में कमजोर हो, तो आप लोग चीज़ों को बहुत बेहतरीन कर सको, इसलिए वो जो है कि सब आप लोग को बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। और आपको एक बात बता दें, जो कि आपके लिए खुशी की बात है, कि हम लोगों ने इसी चैनल के नाम से एक प्ले स्टोर पे हम लोगों ने क्या किया कि ऐप क्रिएट किया है, और जो ऐप है उसका नाम क्या है? उसका भी नाम ग्रोथस क्लासेस है। उस ऐप को जाइए, डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको जो है कि अलग अलग प्रकार के उस पर कोर्सेस मिलेंगी। उस कोर्सेज का अलग अलग प्राइस है, और जो प्राइस है बहुत ही बेहतरीन प्राइस है, ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा हाई फाई भी प्राइस नहीं है, प्राइस बहुत कम है। लगभग प्राइस आपका, मिनिमम प्राइस लगभग आपका जो है कि वो 11 रुपये से शुरू हुआ है, अलग अलग कोर्स का है। और आपका जो है कि एक एक साल के लिए जो है कि आपका लगभग 600-700 रुपये तक का भी आपका प्राइस है, 500 रुपये तक का भी प्राइस है। सबका कोर्स का अलग अलग प्राइस है। आप जाइए वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर के आप बेहतरीन क्लास को लीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मजा आएगा, क्योंकि भाई इसका मजा एक अलग का मजा होता है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आपको बेहतरीन पढ़ने का आपका है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप जो भी पढ़िए उससे आप नोट्स बना कर रखिए। नोट्स, क्योंकि भाई नोट्स से बहुत ज़्यादा आपको क्या करेगा, प्रॉफिट देगा। कब देगा? जब आप उसे अच्छे से करेंगे तब ना। अब ऐसा नहीं कि अब आपको नोट्स बनाने के लिए हम लोग पढ़ा रहे इधर, आप लोग इधर मस्ती कर रहे हो, तो भाई ऐसे नहीं हो सकता ना भाई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप लोग को पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर में जो है कि पार्ट 1 को क्लियर किया था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, इसके प्रकार, इसके बारे में बताया था। और इसके बाद अब आपको हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं कि किसके अभिक्रिया से क्या बनता है, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, इन सभी बातों को, अम्ल किस में कितना पाया जाता है, किसका पीएच मान कितना होता है, इन सभी को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का भी क्या कर रहे हैं, हम लोग काम को कर रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं कि आज सर ने तड़कता भड़कता क्या लेके आया है। तब देखते हैं मजा आता है कि नहीं। और भाई हम पढ़ाते हैं मजे के साथ, और मजा लेके चलेंगे, मजा लेते पढ़ेंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो भाई साहब जानते हैं कि बोरा में जाएंगे, नहीं तो हम कुछ वो करेंगे सबको बढ़िया से। तो अच्छे से पढ़ाई कर लो मन लगा के, ठीक है ना। ज़्यादा इन्होंने के ज़्यादा सोचना नहीं है, पढ़ाई को अच्छे से करिए। और तो लोग तो वैसे भी तो लोग भाई जीनियस हो ना। जीनियस को भाई कितना समझाया जाएगा, भाई जीनियस तो खुद ही जीनियस है, उनको कितना समझाएंगे, हम लोग नहीं समझा सकते हैं ना। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। और आज का अपना जो पहला क्लास है, वो क्लास का है भाई साहब? तो अपना पहला क्लास है, और पहला जो आपका टॉपिक है वो है, आपके पास यह दिख रहा है सामने, कि अम्ल और क्षार धातु की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार धातु की अभिक्रिया, यही आज आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अम्ल और क्षार धातु की अभिक्रिया आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है बेहतरीन तरीके से। और हमारा काम है आपको समझाना, और आपका काम है समझना, ठीक है। देखते हैं कैसा काम कर रहा है, ठीक है, जो भी है बेहतरीन है। और हम चलते हैं अब क्लास की ओर, और थोड़ा सा चीज़ों को हम अच्छा करने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको पढ़ाने में मज़ा आ सके। इसको भाई तुम हट जाओ, भाई तुम भी हट जाओ, अब हम क्लास पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया जब कराया जाता है तो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं, तो जो उत्पाद बनता है उसमें क्या होता है कि उत्पाद के रूप में लवण और क्या होता है कि जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है?
लवण और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पे धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ कराएंगे, तो क्या प्राप्त होने वाला है, लवण और जल प्राप्त होने वाला है। अब देखते हैं कि कैसे प्राप्त होता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि जब हम किसकी अभिक्रिया, जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु के साथ कराई जाती है, कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। क्या होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो कहेंगे सर यहाँ पे तो जो एग्जाम्पल है वो कुछ अलग है। सो हाँ, बात सही है कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास अम्ल है और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास धातु है। जब हमने यहाँ पे क्या किया कि जेडेन की अभिक्रिया हमने क्या किसके साथ कर दिया, हमने कर दिया Cl के साथ, तो यहाँ पे क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। और जिंक क्लोराइड क्या होता है कि एक प्रकार का क्या है, यही आपका एक प्रकार का क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। ठीक है, और ए आपका क्या है, ए आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो कहेंगे सर जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे लिखा है कि जल प्राप्त होता है, तो क्या सही है या गलत है। तो बात आपको हम बता दें कि थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। दरअसल यहाँ पे जल ना होकर के यहाँ पे होता हाइड्रोजन गैस होता। क्या होता यहाँ पर जो है कि हाइड्रोजन गैस होता। ठीक है, देखिए कहीं कहीं पे ऐसा तो है नहीं कि सब के सब भगवान है, भगवान सब नहीं है, इंसान भी हैं। यहाँ पर इसको हम सही कर दे रहे हैं क्योंकि भाई अगर हम देख रहे हैं तो हमको सही करना जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, बना दिए इसको हमने। अब ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा अच्छे से कि जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, अम्ल और किसकी, धातु की अभिक्रिया जब कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहां देख रहे होंगे आप, यहां पर एक क्या है, ए आपके यहां पर अम्ल है। क्या है, ए आपके पास अम्ल है। और जब हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराया, धातु के साथ कराया। किसके साथ, धातु के साथ कराया, तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, लवण और क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि जब टाइपिंग में मिस्टेक होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उस चीज को फिर से हम सही करेंगे और फिर से पढ़ेंगे एक बार और फिर से समझेंगे कि जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये हमारे पास अम्ल है, ये हमारे पास धातु है। जब इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास लवण और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, प्राप्त हुआ। जैसे कि यहाँ पर HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ पे जिंक है, Zn जिंक होता है। जब हमने जिंक की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराया, तो हमने क्लोरीन के साथ कराया, तो ZnCl2 ये आपका क्या बन गया, जिंक क्लोराइड जो कि लवण है, और आपके पास हाइड्रोजन गैस बन करके क्या हुआ, तैयार हुआ। ओके, समझ आ गया अच्छे से। आराम से समझना है चीजों को और बेहतरीन समझना है, क्योंकि समझना आपको है, पढ़ाना हम लोग का काम है और समझना आप लोग का काम है। एग्जाम आपको देना है और उम्मीद करेंगे कि आप एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करके आएंगे और हम लोगों का नाम रोशन जरूर करके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगला हमारे पास क्या है। तो अगला हमारे पास है
अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया क्या है? हमारे पास अगला है अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? यही अभिक्रिया है, इसी बारे में हमको पढ़ना है कि जब अम्ल और धातु कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब अम्ल और धातु कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। फिर से समझिएगा कि जब अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया एक साथ कराई जाती है तो अम्ल और लवण और लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं, कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। वही बात मैंने आपको बताया कि जब हम अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। एग्जाम्पल भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से हम चीजों को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? ये आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट है। जब ये लोग आपस में क्या किए? अभिक्रिया किए तो क्या प्राप्त हुआ? यहां पे आपको दिख रहा होगा लवण प्राप्त हुआ है, यहां पे आपके पास जल प्राप्त हुआ है और यहां पे आपके पास कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, जब हम अम्ल और धातु कार्बोनेट को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में ये आपका क्या है? ये आपका रिएक्शन होता है और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक होता है। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो उत्पाद होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब हम अम्ल और धातु कार्बोनेट को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। कैसे हुआ? यहां से जो आपका Na है, ये आपके Cl से क्रिया किया, यहां पे NaCl बन गया, लवण बना। यहां पर H2 और यहां पर एक O से क्रिया किया तो H2O जल बन गया।
यहां पर अभी 2 O बचा है और 1 C, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो जब हम अम्ल और धातु कार्बोनेट को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें लवण, जल और क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो वीडियो है, जो लेक्चर चल रहा है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही आराम से आपको समझाने का काम कर रहे हैं और आपको इससे भी बेहतरीन तरीके से हमारे ऐप पर मिल सकेगा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से आकर के डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम ग्रोथस क्लासेस है। उसमें आपको क्लास 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लास कक्षाओं का सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उन सभी का लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलने वाले हैं और ये भी वैधता जो रहेगा 1 साल तक रहेगा। इसके साथ उसी स्टोर पर आपको जो कंपटीशन एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसका भी उस पर आपको मिलने वाला है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, जो भी हो सब मिलेगा, हिंदी हो, कुछ भी। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर, जा करके ग्रोथस क्लासेस को डाउनलोड करें। वहां पर जाने के बाद आप सिंगिंग करें और अपना अकाउंट बनाइए और उस पर जाने के बाद 5 रेटिंग दे करके उस ऐप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चीजों को ध्यान से समझना है और पढ़ना है। आगे है कि अम्ल की अभिक्रिया जब हम धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, किसके साथ, अम्ल की अभिक्रिया जब हम धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हम प्रॉब्लम सा सॉल्व कर दें। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दरअसल जो है, जो पीसी था हम लोग के, जो उस पीसी है उसमें जो है बैटरी खत्म हो रहा था पीसी में, इसलिए वो सामने कुछ ऐसा लिख के आया था, अब नहीं लिख के आएगा। तो यहां होता क्या है कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं या कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। जब अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया एक साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में अच्छे से बताया था कि लवण क्या होता है, अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, और इसके प्रकार को भी बताया था। तो यहां पर आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सर लवण क्या होता है, सर अम्ल क्या होता है, सर ये क्षार क्या होता है। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पार्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप पहले उसे देखिए, फिर आपको आनंद आएगा। और ये जो पीडीएफ क्रिएट किया गया है, बहुत समय दे करके, बहुत टाइम लगा करके चीजों को उस किताब से निचोड़ करके लाया गया है, ताकि आप लोग को कम से कम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और
जल प्राप्त होता है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अम्ल है, क्या है आपके पास, ये अम्ल है। ये आपके पास क्या है, धात्विक, ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है। जब इनके हम अभिक्रिया कराएं तो हमको क्या क्या प्राप्त हुआ भाई साहब, तो आपको पता होगा कि लवण प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ जल प्राप्त हुआ है। यह एक प्रकार से उदासीन लवण, उदासीन अभिक्रिया का भी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हमने अम्ल को और धात्विक ऑक्साइड को एक साथ अभिक्रिया कराया तो हमें लवण और जल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर कि यहां पर जो Cu है उसने क्या किया कि Cl के साथ अभिक्रिया किया, और जो H है इसने क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। तब क्या बन गया, CuCl2 जो एक प्रकार का लवण है, H2O जो एक प्रकार का क्या है, जल है। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला हमारे पास क्या है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। जब हम अम्ल के साथ क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसे, जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं और अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्या है, ये आपका क्षार है, और जब इन दोनों को ने मिलाया तो क्या बना, तो आपके पास लवण, और ये क्या बना, ये आपके पास जल बन करके तैयार हुआ। लवण और जल बन करके क्या हुआ, तैयार हुआ। कैसे हुआ, यानी जो है Cl के साथ क्रिया किया और H जो है OH के साथ क्रिया किया और जा करके क्या बन के रेडी हो गए लोग, तो जाके यानी Cl बना लवण और H2O क्या बना, जल बना। वही बात कह रहा है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराया, किसके साथ, क्षार के साथ कराया, तो उत्पाद के रूप में हमें लवण और क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। ओके, आराम से एक बार फिर से समझिएगा। जब हमने अम्ल और क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराया तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त हुआ। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को कहते हैं। ठीक है, जहां पे हमें जल और लवण प्राप्त हो उसी को हम क्या बोल देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आज समझते हैं। अब क्या हमारे पास है, अब है क्षार और धातु की अभिक्रिया। क्षार और धातु की अभिक्रिया जब एक साथ कराई जाती है तो भाई साहब हमें क्या प्राप्त होता है, इसी के बारे में समझना है। किसके किसके, क्षार और धातु की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और बाकी भी चीजें प्राप्त होते होंगे, लेकिन यहां पर हमें यही चीज याद करना है। जब मैंने क्या किया कि जब मैंने क्षार की अभिक्रिया किसके साथ करा दिया? धातु के साथ करा दिया, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ भाई साहब? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राप्त होता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या है? आपके पास क्षार है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मैग्नीशियम है, जब इनको हमने अभिक्रिया कराया तो भाई साहब क्या प्राप्त हुआ? तो इसे आपको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो अब होता कैसे है कि यहां से जो OH है ये क्या करेगा? Mg से क्रिया करेगा और बना लेगा MgOH2 प्लस सोडियम बेचारा अकेले है, तो यहाँ पे Na2 या फिर 2Na भी बन सकता है। बात समझ आ गया क्या? कि जब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राप्त होता है। ये आपका क्षार है, ये आपका मैग्नीशियम है, दोनों को मिला के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन करके प्राप्त हुआ। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, नोट क्या ध्यान दीजिएगा, सभी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है। सभी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है, ये बात भी आपको क्या करना है? नोटिया लेना है, नोट कर लेना है अपने नोटबुक में और अपने दिमाग में भी। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा कि जब क्षार धातु और अधात्विक ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करे तो क्या प्राप्त होगा? क्या क्या? जब क्षार धातु अभिक्रिया अधात्विक के साथ ऑक्साइड के साथ करेगा तो क्या क्या प्राप्त होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। क्या मैंने बताया कि जब क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्षार और अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वही बात है कि जब हम क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं या कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्षार है। क्या है? ये क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। ये आपके पास क्या है?
अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है। जब इन दोनों की अभिक्रिया हमने एक साथ कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये आपके पास लवण है और ये आपके पास भाई साहब जल है। तो लवण का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं बूझा चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि जल प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। और अगला आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा सूचक के बारे में कि सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि दिए गए पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारकीयता की जांच करता है, उसे हम सूचक कहते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार का परीक्षण करने का कार्य करता है, उसे हम सूचक कहते हैं। वही बात यहां लिखा गया है कि जब हम क्या करेंगे, ऐसा पदार्थ जो दिए गए पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारकीयता की जांच करता है, उसे सूचक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। ठीक है, नोट ध्यान दीजिएगा कि नोट क्या है, लिटमस एक प्रकार का सूचक होता है। लिटमस पत्र जानते हो, वह एक प्रकार का क्या होता है, सूचक होता है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र जब किसी के संपर्क में नहीं होता है तो इसका रंग बैंगनी होता है। यह किस कलर का होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। क्या लिटमस पत्र पर लवण का भी कोई असर पड़ता है क्या, तो भाई साहब नहीं पड़ता है, क्योंकि लवण जो होता है वह एक प्रकार से उदासीन होता है। ठीक है, लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, नैफ्थलीन हो गया, ये सभी क्या है, एक प्रकार के सूचक हैं। अब ध्यान दीजिएगा गंधीय सूचक के बारे में। किसके बारे में, गंधीय सूचक। ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारकीय में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अम्लीय या क्षारकीय में बदल जाता है, तो उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोग प्याज को सुबह काट करके जब शाम को उसको अपने नाकों के द्वारा उसका मस्त वाला अच्छा वाला सुगंध लेने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब बेकरार कर देता है, मजा आ जाता है, अच्छा लगता है, आनंदमय हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या, नहीं, बड़ा अजीब गंध होता है उसका, उसी को कहते हैं गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारकीय में बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, वैनिला। कौन कौन, प्याज और वैनिला। देख रहे हो विनोद, कितने अच्छे से
चीजों को डिजाइन किया गया है। किसके लिए? केकरा खातिर? तो लोग के लिए ना, तोहरे खातिर करल जाता ना बाबू। ई सब हमने के तो खुद आवता, केकरा के पढ़े के बा? तोहनी के पढ़े के बा। मन लगा के पढ़ा जा, अच्छे से पढ़ा जा, अच्छा नंबर लावा जा, ताकि गांव में नाम होके, रोशन होके। रोशन कौनों के लड़का के नाम मत रख दिया जाए कि रोशन हो गई ना, अच्छे से पढ़ाई करा जा। समझ आ गई ना कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम से क्या होता है, ये अलग होता है। उसी को हम गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे कि प्याज और वेनिला। ठीक है, आगे आइए समझिए। पीएच स्केल के बारे में जानते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम सोरेनसन था। उन्होंने एक स्केल तैयार किया। क्या तैयार किया? एक स्केल तैयार किया। जैसे ए स्केल है ना, इसी प्रकार से एक स्केल को तैयार किया, और उस पर भी कितना, तो 0 था, 0 से लेकर के 14 तक। कितने? 0 से लेकर के 14 तक उस पर संख्या को दर्शाया। और उन्होंने यह कहा कि 7 से जो कम रहेगा उसे हम अम्लीय मानेंगे, और 7 से जो ऊपर रहेगा उसे हम क्षारीय मानेंगे। जो 0 रहेगा, जो 7 रहेगा, उसे हम उदासीन मानेंगे। पीएच स्केल का जो पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पुषांश ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने इसलिए किया कि पदार्थ की अम्लीय व क्षारकीय प्रकृति को समझने के लिए इन्होंने एक स्केल को बनाया जिसका नाम पीएच स्केल रखा। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक को दर्शाया। जिस पदार्थ के लिए इसका जो पीएच मान अगर 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहा जाएगा, और 7 से ऊपर होगा तो उसे क्षारीय कहा जाएगा, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा उसे हम उदासीन कहेंगे। वैज्ञानिक सोरेनसन ने पदार्थ के अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को समझाने के लिए एक स्केल दिया, एक स्केल को तैयार किया, जिसे उनके नाम पर सोरेनसन स्केल या फिर पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक अंकों को दर्शाया गया, जिसके लिए पदार्थ के लिए इसका मान 7 से नीचे आता है तो वह अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है तो वह क्षारीय होता है, और जबकि जिन पदार्थों का पीएच मान कितना 7 से कम होता है तो क्या होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है। इसके बारे में कौन बताया? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया। और पीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पुषांश ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे हाइड्रोजन के पावर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एक स्केल तैयार किया। इस पर इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक दर्शाया। 7 नंबर को इन्होंने उदासीन कहा, इससे कम वाले को इन्होंने अम्ल कहा, और 7 से ऊपर वाले को इन्होंने क्या कहा? क्षार कहा। ठीक है, 7 उदासीन, 7 से कम वाले को अम्ल, और 7 से ऊपर वाले को क्षार इन्होंने कहा। ठीक है, अब जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नोट ध्यान दीजिएगा कि पीएच स्केल का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पुषांश भी होता है। इस बात को मैंने आपको
बता दिया है। अब इसके बाद कुछ पदार्थों का पीएच मान, कुछ पदार्थों का पीएच मान, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका कुछ पदार्थों का पीएच मान है और बाकी चीजें आगे आपके पास है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में अम्ल कौन कौन से होते हैं, इसका अम्लीय वर्षा क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद दंत क्षय क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसको हम कल एक शॉर्ट वीडियो में आपको दे देंगे जो कि 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। लेकिन आज आपको बस इतना ही, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसे आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। हाँ, मुझे मालूम है, अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से, कि हम लोग अभी उतने बड़े टीचर तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है किसी बड़े टीचर ही अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकते हैं। छोटे टीचर उनसे बेहतरीन कंटेंट देने का भी कार्य करते हैं। लेकिन आप लोग को बस यही लगता है कि इनके पास यार इतने से बच्चे हैं, क्या पढ़ाएगा बंदा, कुछ नहीं करा पाएगा। लेकिन विश्वास भी कोई चीज होती है। आपसे मैंने बोल रखा है कि आप इस चैनल पर विश्वास करिए। एग्जाम के बाद आप जरूर कहोगे कि कोई छोटा सा ही चैनल था, लेकिन उस चैनल ने इतना ज्यादा हम लोगों का साथ दिया कि आज हम लोग अगर 95 प्लस अगर साइंस में लेके आए हैं, 95 प्लस मैथ में लेके आए हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस अगर हम मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो इसका अगर किसी को हम श्रेय देते हैं तो उस छोटे चैनल को देते हैं। और आपसे हम लोग ज्यादा कुछ मांगते भी तो नहीं हैं, आपका घर द्वार तो नहीं मांगते हैं, आपसे लाखों रुपए का डिमांड तो नहीं करते हैं। आपसे बस इतना ही बोलते हैं, आप हमारी वीडियो को देख लीजिए, अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, अपने और मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, आपने इस जगह पर सही नहीं पढ़ा पाया है। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप सपोर्ट करेंगे तब तो कोई टीचर आगे बढ़ पाएगा। आज अगर कोई टीचर अच्छे अच्छे पोजीशन पर खड़े हैं तो यहीं से खड़े हुए हैं, नीचे से ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को गौर से सुने होंगे और समझे होंगे, और वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें, तब जाकर के आपको कुछ चीजें समझ में आएगा। आज का हमारा जो एपिसोड था यहीं तक के लिए था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर अच्छे तरीके से प्यार को दिखाएंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।